हेलो फ्रेंड्स, एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नए सेशन के साथ आ रहे हैं। दोस्त, जिन कैंडिडेट का एनटीपीसी का पेपर अभी नहीं हुआ है, एनटीपीसी का पेपर नहीं हुआ है, तो आपको पता है कि जो भी पेपर चल रहा है और उसका एनालिसिस से ही सारा प्रश्न है जो क्रिएट किया जा रहा है। तो आज हम एक पहला सेशन लेके आए हैं जो 5 जून का पेपर स्टार्ट हुआ था, 5 जून को। तो 5 जून में 3 शिफ्ट में पेपर चला था, 3 शिफ्ट में पेपर चला था। तो तीनों शिफ्ट का हम 120 क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेन के साथ हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करके प्रोवाइड करेंगे। और इसी के साथ जो भी शिफ्ट हुआ है उस सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। और एक मैराथन के फॉर्म में अगर कहिएगा, एक मैराथन में कि जो भी 5 जून से 13 जून तक पेपर जो चला है उस सारा वीडियो हम एक ही लेक्चर में दे देंगे, और वो भी वहाँ से आप फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। अगर ये पीडीएफ का अगर बात करेगा तो ये पीडीएफ में जो स्टडी फॉर यू करवा रहे हैं वहीं से हम ये पीडीएफ के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, और एक मैराथन वीडियो भी आपको मिलेगा। तो समझिए कि एक दिन जो भी पेपर होता है 3 शिफ्ट में, वो एक के वीडियो में आपको हम कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी नए कैंडिडेट इस चैनल पर आए हैं वो इस पर अगर एलपी का तैयारी करना चाहते हैं, एलपी और टेक्नीशियन का तो इस सारा वीडियो हम पिछला जो 2024 में चला था, 2024 में, वो 2024 में हम सारा कंप्लीट करवाए हैं। चाहे तो साइंस हो या बेसिक साइंस इंजीनियरिंग हो, सारा कंप्लीट किया हुआ है। वहाँ से भी आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकते हैं। और ट्रेड का भी किया हुआ है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 5 जून का देखेंगे प्रश्न में। आज 5 जून का पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो देखिएगा, बोला गया था कि WPL 2025 का फाइनल किसने जीता है। तो WPL 2025 का फाइनल का अगर बात करिएगा तो मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता था। तो विनर कौन रहा था? तो विनर रहा था मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रनों से हराया था। और महिला प्रीमियर लीग का तीसरा सीजन ही था जो टूर्नामेंट 4 स्थानों पर हुआ था। और वो 4 स्थान देखिएगा कि कहाँ कहाँ हुआ था। तो 4 स्थान जो हुआ था वो खेला गया था, पहला खेला गया था बेंगलुरु, दूसरा लखनऊ, तीसरा मुंबई और चौथा में बड़ोदरा में खेला गया था। इसमें जो जीता था कौन? तो मुंबई ने किसको हराया था? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराया था 8 रनों से। WPL 2025 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो मुंबई में ब्रेवबोर्न स्टेडियम में खेला गया था। मुंबई के ब्रेवबोर्न स्टेडियम में खेला गया था। तो आपसे प्रश्न जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट से बन रहा है, तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है, अभी तो विनर पूछा है, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट में जिसे पूछेगा 4 स्थान में कहाँ कहाँ हुआ था, तो बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई और बड़ोदरा में 4 स्थान तक हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न से जाने से पहले कुछ इसमें दिया है एक्स्ट्रा फैक्ट, देख लीजिएगा। खजूर का अगर बात करेगा तो 14 फरवरी 15 मार्च 2025 का प्रशासक था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, और महिला प्रीमियर लीग का बात कर रहा है। क्रिकेट का प्रारूप का अगर बात करेगा तो 20 क्रिकेट था, और टूर्नामेंट प्रारूप डबल राउंड रॉबिन था। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो देख लीजिएगा। रनअप का अगर बात करेगा तो रनअप में कौन थे? तो दिल्ली कैपिटल्स थे। प्रतिभागियों की संख्या 5 था। मैचेस की कितना है? तो 22। श्रृंखला और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अगर बात करेगा तो नेट साइबर ब्रंट था जो मुंबई इंडियंस से था। और सर्वाधिक रन का अगर बात करेगा तो सर्वाधिक रन भी बनाया था नेट साइबर ब्रंट ने जो मुंबई इंडियंस था, 523 रन बनाया था। अगले देखिएगा, अगर बात करेगा सर्वाधिक विकेट का, तो सर्वाधिक विकेट में अमेलिया केर ने मुंबई इंडियंस था जो 18 विकेट लिया था। और हेले मैथ्यूज ने मुंबई इंडियंस से ही था जो कितना लिया था? तो 18 विकेट लिया था। तो एक्स्ट्रा फैक्ट से क्वेश्चन बन सकता है। अगले प्रश्न में बोला गया था कि 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन सा है? अगर बात करते हैं CAG का, तो 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन सा है? तो संजय मूर्ति है। संजय मूर्ति का अगर बात करेगा तो 21 नवंबर 2021 को पदभार ग्रहण किया, और भारत के 15वें CAG गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अगर बात करिएगा तो भारत के पहले नियंत्रक
भारत के पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक का अगर बात करेगा तो कौन से थे, तो नरहरि राव थे, नरहरि राव थे। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि वर्तमान में कौन बने हैं, तो वर्तमान में अगर बात करेगा तो संजय मूर्ति बने हैं, और किनकी जगह पर बने हैं, तो 15वें सीएजी थे और गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लिए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लिए हैं। भारत के सीएजी के बारे में अगर बात करेगा तो संविधान में अनुच्छेद में 148 के में दिया गया है सीएजी के बारे में। और भारत का सीएजी जो हुआ कंट्रोल ऑडिटर जनरल हुआ, जो भारतीय लेखा परीक्षक होता है और लेखा विभाग होता है। आगे अगर पॉइंट का देखिएगा तो होता है और यह सार्वजनिक निधि की सुरक्षा और केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर वित्तीय प्रणाली को देखरेख करता है। अगर बात करेगा तो वित्तीय प्रणाली को देखरेख करने का जिम्मेदार होता है। तो अभी कौन बना है, तो संजय मूर्ति बना है, किसका, गिरीश चंद्र मुर्मू के जगह पर आया है। ये पॉइंट भी याद रखेगा कि किनकी जगह लिए हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू का जगह लिए हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू का जगह लिए हैं। और वर्तमान में कौन बने हैं, तो संजय मूर्ति बने हैं। अगले देखिएगा प्रश्न, अगले प्रश्न में बोला गया था कि पूर्वी तट का अगर बात करेगा कि पूर्वी तट रेखा भारत के किन किन राज्यों को जोड़ती है। तो पूर्वी तट रेखा का अगर बात करेगा कि पूर्वी तट रेखा भारत को किन किन राज्यों को जोड़ता है, तो ये पूर्वी तट रेखा में देखिएगा तो पूर्वी तट रेखा है जो बंगाल की खाड़ी के साथ भारत के पूर्वी तट में स्थित है और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों से जुड़ी हुई है। गुजरात में बात करेगा तो भारत के सबसे लंबी तट रेखा जो गुजरता है वो 1600 किलोमीटर का साझा करता है। तो पूछेगा कि बताइए कि गुजरात में जो लगेगा पश्चिमी तट वो सबसे ज्यादा लंबा साझा कौन करता है, तो 1600 किलोमीटर के साथ कौन करता है, तो गुजरात का तट करता है। आगे फैक्ट दिखेगा पश्चिम तटरेखा का अगर बात करिएगा तो पश्चिमी तटरेखा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल से जुड़ती है। तो आपसे पिछले में प्रश्न में जो इसमें बना है शिफ्ट में वो पूछा गया था पूर्वी तट से, पूर्वी तट से, और इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो बनेगा वो पश्चिमी तट से भी प्रश्न बन सकता है कि पश्चिमी तट में कौन कौन सा आता है। तो याद रखिएगा गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक और केरला है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। तो पाइका विद्रोह का अगर बात करेगा तो पाइका विद्रोह जो हुआ था वो जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पाइकास या उड़ीसा के पारंपरिक मिलिशिया द्वारा चलाया गया था और यह 1817 में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में उड़ीसा में विद्रोह हुआ था। तो सिंपल प्रश्न आपको बना था कि बताइए कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था। तो पाइका विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो उड़ीसा में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1817 ईस्वी में बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था, बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ था। तो इसका राइट आंसर देखिएगा, राइट आंसर कहाँ देखने को मिलेगा, तो उड़ीसा देखने को मिलेगा। या नेतृत्व अगर पूछेगा तो नेतृत्व कौन किए थे, तो बक्सी जगबंधु किए थे। या आपसे ईस्वी पूछा होगा कि बताइए पाइका विद्रोह कब चलाया गया था या कब हुआ था, तो 1817 में हुआ था। अगले प्रश्न देखिएगा, इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट में बोला गया है कि ताना भगत आंदोलन का अगर बात करेगा तो 1914 से 1920 के बीच ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। ताना भगत आंदोलन जो हुआ था 1914 से 1920 ईस्वी के बीच ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। और यह आंदोलन था जो मुख्य उराव जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। तो आपसे जनजाति भी पूछ सकता है कि किस जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था, तो उराव जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था जो ब्रिटिश अधिकारियों की नीतियों और स्थानीय जमींदारों की शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था। तो ताना भगत 1914 से 20 के बीच ब्रिटिश भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था और यह आंदोलन मुख्यतः उराव जनजाति के लोगों द्वारा शुरू किया गया था जो ब्रिटिश अधिकारियों की नीति और स्थानीय जमींदार के शोषणकारी प्रथाओं के खिलाफ था। आगे प्रश्न पूछा गया था, अगले प्रश्न में देखिएगा, इस प्रश्न में पूछा गया था कि हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हटाने की फैसला किया है या हटने का फैसला किया है। माफ करिएगा, बोला गया है कि हाल ही में किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हटने का फैसला किया है। तो चीन एंड बेल्ट की रोड से हटने का अगर फैसला जो किया है पनामा के ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को हटने का फैसला लिया है। फरवरी 2025 को पनामा ने, याद रखिएगा कौन हटने का नाम लिया है, हटने का फैसला कर लिया है, तो पनामा ने चीन के बेल्ट एंड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया। और यह फैसला पनामा नहर क्षेत्र से चीनी प्रभाव के बारे में चिंताओं पर अमेरिकी देश मंत्री मार्को रूबियो के साथ चर्चा के बाद लिया गया है।
तो सिंपल याद रखेगा कि BRO अति BRI जो हो गया, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किसने ले लिया है? तो पनामा ने ले लिया है। इस घोषणा के बाद पनामा चीन BRI प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है और पनामा की पिछली सरकार ने 2017 में चीन की इस पहल में शामिल होने का फैसला किया था और पनामा नहर का निर्माण 1881 ईस्वी में फ्रांस ने शुरू किया था। पनामा नहर का निर्माण वर्ष 1881 ईस्वी में किसने शुरू किया था? तो फ्रांस ने शुरू किया था। लेकिन वर्ष 1904 में अमेरिका ने इस नहर के निर्माण की जिम्मेदारी संभाली और वर्ष 1914 ईस्वी में अमेरिका द्वारा इस नहर का निर्माण पूरा किया गया था। वर्ष 1999 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने इसे पनामा को सौंप दिया। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि मई 2025 में किस दक्षिण अमेरिकी देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा किया है? तो चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने की घोषणा जो किया है कोलंबिया किया है। शामिल होने की घोषणा कौन किया है? कोलंबिया किया है। और ये बताइए BRI से भी हटने का फैसला कौन किया है? तो पनामा किया है। पनामा हटने का फैसला किया है। और ये बताइए कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने का घोषणा कौन किया है? तो कोलंबिया ने किया है। ये याद रखेगा कि घोषणा जो शामिल होने का किया है वो कोलंबिया ने किया है और हटने का फैसला किसने किया था? तो पनामा ने किया था। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में पूछा गया था कि कोलकाता में वेदांत कॉलेज का अगर बात करेगा, कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कोलकाता में वेदांत कॉलेज का स्थापना कर बात जाता है तो राजा राम मोहन राय ने की थी और उन्होंने 1825 में इस कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था भारतीय शिक्षा पश्चिमी विज्ञान दोनों में पाठ्यक्रम में उपलब्ध कराना। तो यहाँ से प्रश्न राजा राम मोहन राय के बारे में बनता है। तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत कॉलेज के भी स्थापना किया था, ब्राह्मण समाज के भी स्थापना किए थे 1828 में, वो भी याद रखिएगा। तो इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम देख लेते हैं कि राजा राम मोहन राय का अगर बात करेगा तो राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की भी स्थापना 1814 ईस्वी में की थी, जो बाद में 1828 में ब्राह्मण समाज का रूप ले लिया। जिसे कहने का मतलब ये हुआ कि आत्मीय सभा का अगर बात करिएगा, आत्मीय सभा का, तो आत्मीय सभा की जो स्थापना हुआ था वो 1814 में हुआ था। 1814 में हुआ था और ये 1814 में आत्मीय सभा ही आगे चल के क्या रूप ले लिया? तो ब्राह्मण समाज ले लिया। आगे चल के क्या ले लिया? तो ब्राह्मण समाज का रूप ले लिया। और ये कब ले लिया था? तो 1828 में ले लिया था। तो आपसे अगर प्रश्न में ब्राह्मण समाज की स्थापना अगर पूछेगा तो 1828 में मारिएगा, और अगर आत्मीय सभा की पूछेगा तो आत्मीय सभा के 1814 में मारिएगा। तो इसका राइट आंसर वेदांत कॉलेज का पूछा था। तो वेदांत कॉलेज किसने स्थापना किया था? तो वेदांत कॉलेज जो चलाया था वो कौन चलाया था? राजा राम मोहन राय ने स्थापना किए थे। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में संविधान संशोधन से पूछा गया था कि 97वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो 97वें संविधान संशोधन का अगर बात करिएगा, दोस्त बता देते हैं कि इसमें संशोधन का अगर बात करेगा तो हर एक शिफ्ट में संशोधन से प्रश्न बन रहा है। तो आप जो भी संशोधन हुआ है उसका जरूर पढ़ के जाइएगा और एक्स्ट्रा फैक्ट में जो भी बताया जा रहा है वो देख लीजिएगा। इसमें संशोधन का अगर बात करेगा तो 97वें संविधान संशोधन के तहत संविधान में एक नया भाग जोड़ा था, 9K जोड़ा गया था। 9K जोड़ा गया था, जिसका शीर्षक सहकारी समितियां है, और इसके साथ ही अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया और सहकारी समितियां के गठन, कामकाज और प्रबंधन को बढ़ावा देने से संबंधित है। सहकारी समितियां के गठन, कामकाज और प्रबंधन को बढ़ावा देने से जुड़ा हुआ है। तो सिंपल याद रखेगा कि 9K में जोड़ा गया था और जिसका शीर्षक क्या था? तो सहकारी समितियां था। जिसका शीर्षक क्या था? तो सहकारी समितियां था। आगे देखिएगा कुछ और इसमें फैक्ट है। इसमें अगर बात करेगा तो अनुच्छेद देखिएगा 90K में इस संशोधन ने सहकारी समितियां बनाने की मौलिक अधिकार बनाया और यह संशोधन 2011 में किया गया था और इसका उद्देश्य था सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करना। सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान करने का कोशिश किया गया था। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न में पूछा गया है
कि किसने अनुमति दी कि भारत में अंतर जातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति है? पंडित रमाबाई और राजा राम मोहन राय। जिसे कहा गया है कि किसने ये अनुमति दी कि भारत में अंतर जातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति है? पंडित रमाबाई और राजा राम मोहन राय ने बोले थे। पंडित रमाबाई और राजा राम मोहन राय ने। अगर अंतर जातीय विवाह या अंतर जातीय विवाह जिसे जाति से बाहर विवाह के रूप में भी जाना जाता है, जिसे एक जाति से दूसरा जाति कर सकता है, इसलिए इसको सरकारी कानूनी या कानूनी रूप से अनुमति मिला था। और इसके बारे में जिक्र किसने किया था? तो पंडित रमाबाई और राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे देखिएगा, भारत में अंतर जातीय विवाह का अगर बात करिएगा तो भारत में अंतर जातीय विवाह का कानूनी रूप से अनुमति देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रयास राजा राम मोहन राय ने किए थे, और वे सती प्रथा, बहु विवाह और बाल विवाह के खिलाफ थे। और वे अंतर जातीय विवाह, महिला शिक्षा और विधवा पूर्ण विवाह के प्रबल समर्थक थे। पंडित रमाबाई भी एक समाज सुधारक थी, जो लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा के लिए काम किए थे। तो समाज सुधारक अगर बात करेगा तो सबसे ज्यादा समाज सुधारक में जाता है राजा राम मोहन राय को, और इसी के साथ आगे भी कोई इससे जुड़े हुए थे, जैसे रमाबाई भी जुड़ रहे थे, जो महिला अधिकारों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ थे। और इसमें राजा राम मोहन राय का बात करिएगा तो राजा राम मोहन राय अंतर जातीय विवाह में, जैसे कि अगर बात करेगा सती प्रथा का, बहु विवाह का, बाल विवाह का, इसके क्या थे? तो खिलाफ थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो रमाबाई और राजा राम मोहन राय। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि इनमें से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ये होता है कि जिसे दूध से दही बन गया के बाद फिर दही से दूध नहीं बन सकता है। दूध से दही बनने के बाद फिर दही से दूध नहीं बन सकता है, तो कौन सा हो गया? रासायनिक अभिक्रिया हो गया। लोहे में जंग लगना एक भी रासायनिक अभिक्रिया, मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया, और भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। पौधे को प्रकाश संश्लेषण भी क्या है? तो रासायनिक अभिक्रिया है। इसी के साथ लकड़ी का जलना या दहन भी एक क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। इसमें कोई भी ऑप्शन दिया गया होगा वही इसका राइट आंसर होगा कि रासायनिक अभिक्रिया, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना या मोमबत्ती का जल जाना, ये सब सारा जाता है जो रासायनिक अभिक्रिया में जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न कंप्यूटर से पूछा गया था सीपीयू के बारे में कि कौन कंप्यूटर सीपीयू का भाग नहीं है? अगर सीपीयू का भाग का अगर बात करेगा तो सीपीयू का भाग कौन कौन सा आता है? तो एएलयू आता है, सीयू आता है और रजिस्टर आता है। तो तीन चीज होता है जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का अगर बात करेगा तो इसका तीन भाग होता है, एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक होता है कंप्यूटर यूनिट होता है, और एक क्या होता है? तो रजिस्टर होता है। तो तीन भाग याद रखेगा, जो किसका है? तो सीपीयू का भाग है। माउस कंप्यूटर में अगर बात करेगा तो ये होता है जो सीपीयू का भाग नहीं होता, यही भी पूछा गया था। अगर माउस का अगर बात करेगा तो माउस है जो सीपीयू का भाग नहीं है। सीपीयू का भाग हम बता दिए थे कि कौन कौन सा होता है, तो एएलयू होता है, दूसरा याद रखेगा सीयू होता है, और तीसरा याद रखेगा रजिस्टर होता है। क्या रहता है? तो रजिस्टर होता है। सीपीयू माउस का अगर बात करेगा तो इनपुट डिवाइस हो जाता है, इनपुट डिवाइस होता है। माउस हो गया, जैसे कीबोर्ड हो गया, ये सब सारा होता है जो क्या होता है? इनपुट डिवाइस होता है। आगे प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो 24 डिग्री के ऊपर होता है? भारत में कौन सा शहर है जो 24 डिग्री के ऊपर है? अब 24 डिग्री के ऊपर का अगर बात करेगा तो भारत में कई शहर है जो 24 डिग्री के ऊपर अक्षांश पर स्थित है, और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से ऊपर कुछ भी प्रमुख शहर इस प्रकार दिया गया है। जैसे अगर राजधानी दिल्ली का अगर बात करिएगा तो राजधानी दिल्ली है जो 28.61 डिग्री के ऊपर नॉर्थ में है, और उसी के साथ भोपाल कितना है? तो 23.22 डिग्री है। और उत्तर प्रदेश का लखनऊ का अगर बात करेगा तो 26.85 डिग्री है, और राजस्थान जयपुर का अगर बात करेगा तो 27.01 डिग्री है। तो सारा ये जो डिग्री का दिया गया है, तापमान का दिया गया है, तो याद रखेगा दिल्ली का 28.61, 23.22 हो गया भोपाल का। लखनऊ का बात करेगा तो 26.85 हो गया, और अगर जयपुर का बात करेगा तो 27.01 हो गया। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि दक्षिण भारत के मंदिर में पाए जाने वाले सिद्ध जैसी आकृति और अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो सिद्धि जैसी आकृति और अलंकृत प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? तो विमान या कलशम कहा जाता है, विमान या कलशम कहा जाता है।
अगले देखिएगा, फिर दक्षिण भारत का अगर बात करेगा तो दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रमाण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता है। दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रांगण में बनाए गए ऊंचे द्वारों को हम क्या बोलते हैं, तो गोपुरम कहते हैं। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया था कि प्राचीन काल में भुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है। प्राचीन काल में अगर बात करेगा तो भुक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, तो प्रशासनिक प्रभाग गुप्त साम्राज्य में भुक्ति का अर्थ होता है कि एक राज्य या प्रांत था और यह राज्य को कई जिलों में विभाजित करता था जिन्हें विषय या प्रदेश कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में देखिएगा बोला गया है कि जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनिया क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोलाइसिस के बाद किस में थोड़ा एसिड मिलता है। तो अगर अमोनिया क्लोराइड का अगर बात करेगा NH4Cl और को अम्लीय होता है क्योंकि अमोनिया NH4+ पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और हाइड्रोजन आयन को जारी करता है। तो प्रतिक्रिया अमोनिया क्लोराइड को थोड़ा अगर अम्लीय बनाया जाता है। सिंपल समझिएगा कि जिसे अम्ल जो रहेगा तो NH4 जो बताया गया कि NH4+ है जो पानी के साथ जब अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन छोड़ता है और यही प्रतिक्रिया अमोनिया क्लोराइड को थोड़ा क्या बना देता है, तो अम्लीय बना देता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कंप्यूटर से दिया गया है कि वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर को रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। अगर वर्चुअल मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य जो होता है वो कंप्यूटर के रैम में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपलब्ध कराता है। सिंपल समझिएगा कि एक होता है रैम और दूसरा का अगर बात करेगा तो दूसरा होता है, एक होता है रोम। ये होता है रीड ओनली मेमोरी और एक होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होता है जो अस्थायी होता है, ये क्या होता है, अस्थायी होता है और इसका अगर बात करेगा तो ये क्या होता है, तो अस्थायी होता है। ठीक है, अब रैम का खासियत यह है कि अगर मानते हैं कि अगर सिस्टम चालू है और डाटा जो इसमें कि डाटा जो प्रोवाइड किए हैं या डाटा रनिंग में है, अगर ऑटोमेटिक अगर सिस्टम बंद हो जाता है तो रैम से जितना भी डाटा था वो क्या हो जाता है, हट जाता है, डिलीट हो जाता है। इसीलिए इसको अस्थायी कहते हैं या वोल्टाइल मेमोरी भी कहते हैं। लेकिन रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड ओनली मेमोरी का खासियत है कि अस्थायी होता है। अगर कंप्यूटर रनिंग के समय भी अगर स्विच ऑफ होता है या बंद हो जाता है तो उस समय डाटा क्या हो जाता है, इसमें सेव हो जाता है, डाटा डिलीट होता नहीं है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तो नॉन वोल्टाइल मेमोरी बोला जाता है, नॉन वोल्टाइल मेमोरी कहा जाता है। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। आगे प्रश्न देखिएगा, आगे प्रश्न में बोला गया था कि वर्तमान में झारखंड में किस पार्टी का सरकार है। अगर वर्तमान झारखंड का अगर बात करेगा तो झारखंड विधानसभा चुनाव परिणाम 2024 में झारखंड के विधानसभा चुनाव में JMS के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 81 में से 56 सीटों पर जीत हासिल किया, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA को 24 सीट पर जीत मिला था। तो ये बताइए कि यहाँ जो JMS जो पार्टी था, JMM जो पार्टी था वो 81 सीट में 56 सीट प्राप्त किया था और जीत हासिल किया, जबकि बीजेपी की अगर NDA की बात करिएगा तो 24 सीट पर जीत मिली थी। आगे प्रश्न देखिएगा, भारत में बेरोजगारी दर के बारे में पूछा गया है कि भारत में बेरोजगारी दर कितनी है। तो भारत में बेरोजगारी दर का बात करेगा तो अप्रैल 2025 में जारी किए गए पहले मासिक सर्वेक्षण के आंकड़े के आधार पर भारत में न्यूनतम मासिक बेरोजगारी कितना है, तो 5.1 है। भारत में न्यूनतम मासिक बेरोजगारी दर का अगर बात करेगा तो 5.1 है और न्यूनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में अगर पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे अगर बात करेगा तो इसके अनुसार भारत के बेरोजगारी दर जो बताया गया है 23 और 24 में वो कितना घटकर बताया गया है, तो 3.2% हो गई है। घटकर कितना हो गई है, तो 3.2%। अब ये बताइए, आपसे प्रश्न जो पूछा गया था वो प्रश्न पूछा गया था कि अप्रैल 2025 में अगर हम बात करते हैं, बोला गया था भारत में बेरोजगारी दर कितनी है। तो भारत में बेरोजगारी दर अप्रैल 2025 में जारी किए गए पहले मासिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर भारत में न्यूनतम मासिक बेरोजगारी दर याद रखेगा 5.1 है। लेकिन अगर बात करेगा इसके द्वारा न्यूनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के द्वारा अगर बताया गया है इसके, तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के द्वारा बताया गया है कि भारत में बेरोजगारी दर 23 से 24 में घटकर कितना 3.2% हो गई है। तो अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि
बोला गया है कि नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल जो मनाया जाता है वो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। तो नेशनल मिल्क डे पूछा जा सकता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है और ये हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है। आगे प्रश्न देखिएगा, लैंगिक असमानता के बारे में पूछा है। तो बोला गया है कि लैंगिक असमानता सूचकांक जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का लैंगिक समानता सूचकांक का अगर बात करेगा तो कितना रैंक मिला है तो 102वां स्थान पर रहा है। 102वां स्थान पर जेंडर इनक्वलिटी इंडेक्स में 2025 में रहा है। अगर आगे बात करेगा तो इसका मतलब यह है कि लैंगिक असमानता के मामले में भारत 102वें स्थान पर कितना देशों में तो 193 देशों 193 देशों में 103वां पर 102 पर आया है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में भारत का मानव विकास सूचकांक HDI अगर पूछेगा तो HDI 0.685 पूछा गया है। आपको बता देते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट इनके द्वारा बनाया गया है वो एक्स्ट्रा फैक्ट से ही प्रश्न बन रहा है। और इसमें देखिएगा कि 12 या 13 के बीच में जो शिफ्ट हुआ है उसमें आपको मानव HDI का पूछ लिया था कि बताइए कि इसका दर कितना है तो 0.685 है और यह 193 देशों में 130वें स्थान पर है। तो सिंपल समझिएगा कि अगर HDI के बारे में पूछेगा कि HDI में भारत का रैंक कितना है तो भारत का रैंक 130 है। और इसमें अगर पूछेगा कि इसको विकास सूचकांक में कितना मिला था तो 0.685 मिला था। लेकिन वही अगर जेंडर गैप का अगर बात करेगा कि जेंडर गैप में भारत का रैंक कितना है तो जेंडर गैप में भारत का रैंक 102 है। और कितने देशों के इसमें शामिल हुआ था तो 193 देशों में भारत का रैंक कितना था तो 102 था। तो जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताया गया वो देखिएगा, इस सारा एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आगे प्रश्न बन रहा है। जिन कैंडिडेट का भी पेपर बाकी है वो सारा यहाँ से रिविजन एक वीडियो में कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पेपर जो चला है वो 5 चला है, 6 चला है, 2 दिन ये हो गया। फिर पेपर जो चला है 9 चला है, 10 चला है, 11 चला है, 12 चला है, 13 चला है और आज 14 चलेगा। इस सारा को हम वीडियो प्रोवाइड जल्द ही करेंगे। 5 तारीख का तीनों शिफ्ट का एक वीडियो में मिल जाएगा, 6 तारीख का भी तीनों शिफ्ट का एक वीडियो में मिल जाएगा, 9 तारीख का भी एक वीडियो में मिल जाएगा और 10 तारीख का इसी तरीके से सारा वीडियो हम जल्द ही प्रोवाइड कर देंगे हम। तो अगले प्रश्न में बोला गया है कि प्रदर्शन सूचकांक का अगर बात करिएगा तो प्रदर्शन सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है। तो 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 63 देशों और यूरोपीय है। मतलब कह सकते हैं कि 63 प्लस एक कौन सा होगा तो यूरोपीय हो गया। यूरोपीय जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का आकलन करता है और यह 64 संस्थाएं सामूहिक रूप से वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार है, जिससे कि वह सूचकांक का केंद्र बन गया है। सूचकांक का केंद्र बन गया है जो 90% से अधिक के लिए जिम्मेदार हो गया है। अगर यहाँ बात करिएगा तो भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर है तो 10वें स्थान पर है जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। अगले प्रश्न देखिएगा, आर्टिकल 32 देखिएगा तो अनुच्छेद 32 प्रत्येक व्यक्ति को अपने मौलिक अधिकार प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देता है। और इसका मतलब यह है कि अगर किसी को भी लगता है कि उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वह राहत के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। अगर सर्वोच्च न्यायालय का अगर बात करेगा तो सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर कितने के से जा सकता है तो 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। अगर आपको मौलिक अधिकार में कहीं भी अगर गड़बड़ हो या उल्लंघन हो रहा है, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप सीधे आर्टिकल 32 लगा के आप सुप्रीम कोर्ट का पल्ला ठकठका सकते हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाकर अगर आप हाई कोर्ट जाना चाहते हैं तो हाई कोर्ट में भी यही प्रावधान किया गया है। लेकिन हाई कोर्ट में आर्टिकल कितना होता है तो 226 के तहत आप हाई कोर्ट में भी सीधे जाके अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं जो मौलिक अधिकार में आपका हनन हुआ है। तो ये भी दोनों याद रखेगा कि दोनों रीट जारी करता है। ये रीट जारी हाई कोर्ट करता है 226 का आर्टिकल के तहत, और सुप्रीम कोर्ट का अगर बात करेगा तो सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वो आर्टिकल 32 के तहत करता है। आगे देखिएगा, आगे बोला गया भीमराव अंबेडकर का अगर बात करेगा तो भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा बताया था। भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। आगे प्रश्न में कहा गया है
यदि मोहन का, अब यहाँ से मैथ आ गया है तो कुछ जो भी प्रश्न है वो मैथ का देख लीजिएगा, इस पीडीएफ के माध्यम से मैथ का दिया हुआ है और एक्स्ट्रा जो भी बना है यहाँ तक मैथ देख लीजिएगा। यदि मोहन का अगर बात करेगा, यदि मोहन को भौतिक विज्ञान में 72% अंक मिला, रसायन विज्ञान में 68% अंक प्राप्त हुआ और यह मानते हुए कि दोनों विषय का भारतीय या वेटेज समान है, तो मोहन और दोनों विषय में मिलाकर मिलने वाले प्रतिशत अंक कितना है। तो ये बताइए कि अगर दोनों का अगर परसेंटेज ओवरऑल पूछ लिया है तो कुछ न करना है कि आपको पता है कि एक है मोहन, यहाँ देख लीजिएगा। ये बताइए कि अगर बात करेगा तो मोहन को भौतिक में फिजिक्स में कितना मिला है, तो 72% मिला है, 72% मिला है। और रसायन में कितना मिला है, तो रसायन में 68% मिला है। और दोनों का रेशियो अगर समान है तो कुछ न करिएगा, इसमें डेविएशन लगा दीजिएगा, ये दोनों का मल्टीपल करिएगा या डेविएशन लगाना होगा तो एक का लेना होगा कांस्टेंट वैल्यू। तो ये बताइए 68 हो गया और प्लस करेंगे, ये कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है और कितना पर तो 1 है 4 और वाटर टोटल कितना है तो 2 है, तो 2 से डिवाइड करेगा तो 2 दूनी 4 कटेगा। तो 68% पहले था, 2% ये बढ़ा तो कितना हो जाएगा, तो 70% इसका ओवरऑल आएगा। तो जो भी प्रश्न ये दिया गया है इसका हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा। तो ये हो गया पहला शिफ्ट का। दूसरा शिफ्ट देखिएगा, इसमें देखिएगा, इसमें 5 जून का सेकंड शिफ्ट का हम देख रहे हैं। देखिएगा 5 जून का सेकंड शिफ्ट में 40 प्रश्न हो गया। इसी तरीका से थर्ड शिफ्ट भी आएगा। फर्स्ट शिफ्ट हम कंप्लीट किए, सेकंड शिफ्ट शुरू कर रहे हैं और इसी तरीका से थर्ड शिफ्ट आएगा और सारा ही वीडियो एक में, सारा ही लेक्चर है जो तीनों शिफ्ट का एक वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा। पहला प्रश्न में देखिएगा, पहला प्रश्न में कहा गया है न्यायमूर्ति भूषण। अगर बात करेगा न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अगर बात करेगा तो न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई जो बना है, वर्तमान में कौन सा बना है तो गवई बना है। तो मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है कौन सा, तो 14 मई 2025 को भारत में 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और यह 23 नवंबर 2025 तक पद पर रहेंगे। 23 नवंबर 2025 तक पद पर रहेंगे। अगर 51 का बात करेगा तो इनके पीछे 51 नंबर का कौन था, तो संजीव खन्ना था और इनका जो कार्यकाल था वो 11/11/2024 से कहाँ तक था, तो 13/5/2024 तक था। तो सिंपल यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 42वें न्यायाधीश बने हैं, 42वें न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन सा है, तो कौन सा है, तो भूषण रामकृष्ण गवई है और 91 नंबर के है, तो 52वें नंबर के है। अगर 91 नंबर का बोलेगा तो कौन सा होगा, तो संजीव खन्ना होगा। अगले प्रश्न देखिएगा, इसी में एक्स्ट्रा फैक्ट का अगर बात करेगा तो बोला है कि हरिलाल जे क्यू सुनदास कानिया ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन और अधिकार क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया गया है। बोला गया है कि हरिलाल जे कानिया जो हो गया, हरिलाल जे कानिया, ठीक है। फिर बोला है भारतीय संविधान का आर्टिकल अगर बात करेगा तो आर्टिकल 124 से 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय के गठन और अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जाता है। तो आपसे प्रश्न में ये भी बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट का वर्णन किया गया है। आगे प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि मिट्टी के छिद्र बात करेगा तो मिट्टी के छिद्रों और रिक्त स्थानों में उपलब्ध पानी की कमी के कारण मिट्टी में सूखी होती है। यह कई कारकों के कारण हो सकता है जिनमें शामिल है मिट्टी के छिद्रों और रिक्त स्थानों में उपलब्ध पानी की कमी के कारण मिट्टी सूखी होती है। तो यह कई कारक हो सकता है, तो कौन कौन सा हो सकता है, तो वाष्पोत्सर्जन, इसके अतिरिक्त अगर हम बात करते हैं कम बरसात के कारण भी हो सकता है, उच्च वाष्पोत्सर्जन के कारण भी हो सकता है और इसके अतिरिक्त उच्च लवणता सांद्रता या खराब वायु संचारण भी भौतिक रूप से शुष्क मिट्टी का कारण बन सकता है। तो वाष्पोत्सर्जन भी उच्च होगा तो पानी क्या होगा, तो सूख जाएगा, तो क्या पड़ जाएगा, तो सूखी पड़ जाएगा। उसी की तरीके से कम वर्षा अगर होने के कारण भी सूखी पड़ सकता है, फिर उच्च लवणता सांद्रता के कारण भी सूखी पड़ सकता है। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो कोसी, गंडक, घाघरा या महानदी। तो देखिएगा कोसी भी गंगा की सहायक नदी है, घाघरा भी है, लेकिन महानदी का अगर बात करेगा तो महानदी नहीं है। गंगा की सहायक नदियों का अगर बात करेगा तो दायां तट से बोलेगा तो दायां तट से कौन सा हो जाएगा, तो यमुना नदी होता है दायां तट से,
चंबल नदी होता है, बेतवा नदी होता है, सोन और केन होता है। तो ये हो गया गंगा नदी की सहायक नदियां दायां तरफ से। और अगर फिर गंगा नदी की सहायक अगर बायां तट से अगर बात करेगा तो बायां तट से कौन सा हो जाता है, तो रामगंगा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया और कोसी हो गया, जो कौन सा हो गया, बायां तरफ से। सिंपल समझिए कि जैसे गंगा का मार्ग हो गया तो दायां तरफ से अगर बात करेगा तो दायां तरफ से कौन सा हो जाएगा, तो यमुना हो जाएगा, चंबल हो जाएगा, फिर बात करेगा तो बेतवा हो जाएगा, सोन हो जाएगा और केन हो जाएगा। लेकिन अगर बायां तरफ से माफ करिएगा, दायां तरफ से दिया है, देखिएगा ये दायां तरफ से हो गया तो यमुना हो जाएगा, यमुना, फिर हो गया कौन सा, चंबल हो गया, बेतवा हो गया और सोन हो गया और केन हो गया। लेकिन पूछेगा कि बायां तरफ से, तो बायां तरफ से रामगंगा हो गया, घाघरा हो गया, गंडक हो गया और कोसी हो गया, जो बायां तरफ से, और ये हो गया गंगा का मार्ग हो गया। तो ये भी प्रश्न बन जाता है कि दायां और बायां कौन है। आगे देखिएगा फैक्ट, आगे बोला गया है कि महानदी का अगर बात करिएगा तो महानदी महानंदा, गोमती, सरयू, यमुना, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो हिमालय की बंदरपूछ चोटी के पास यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है, यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कुछ प्रमुख नदियां हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, पद्मा, हुगली, यमुना, इरावदी और बराक और सुरमा और मेघना है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। तो आपसे प्रश्न में यही बना क्या जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली कौन सी है जो गंगा नदी के सहायक नदियां नहीं है, तो महानदी है जो गंगा नदी के सहायक नदी नहीं है। ठीक है, गोदावरी भी नहीं है, कृष्णा, ये सब पड़ जाता है कौन सा, तो साउथ के क्षेत्र में पड़ जाता है। आगे प्रश्न देखिएगा, अगले फैक्ट में दिया गया है, बोला गया है कि अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां का अगर बात करेगा तो अरब सागर में कौन गिरता है, तो नर्मदा नदी है, तापी है, सिंधु है, माही है, साबरमती है, पेरियार है, शरावती है, जावरी है, मांडवी है और पूर्णा है। सबसे ज्यादा अगर प्रश्न बनता है तो नर्मदा नदी से बनता है, तापी नदी से बनता है, सिंधु भी गिरता है, साबरमती से प्रश्न बना है 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट में, पेरियार से हो गया, साबरमती से हो गया, ज्वारी से हो गया। आगे प्रश्न देखिएगा, 1555 में अगर बात करेगा तो 1555 में शेर शाह सूरी को हराकर अफगान का साम्राज्य किसने खत्म किया था। तो 1555 का अगर बात करेगा तो शेर शाह को हराने का काम किया था जो शेर शाह सूरी 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं को हराया और अपना अफगान साम्राज्य की स्थापना किया। तो 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराकर ये अपना अफगान साम्राज्य का स्थापना किया। और फिर हुमायूं ने 1540 में फिर युद्ध कर दिया और हुमायूं ने 1540 में कनौज की लड़ाई में शेर शाह से हारने के बाद अपना साम्राज्य खो दिया और भारत छोड़ दिया। समझो हुमायूं से 2 बार युद्ध हुआ था। एक हुआ था जो चौसा का युद्ध था, शेर शाह सूरी ने 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा, उसमें भी हुमायूं का हार मिला। और उसी के साथ फिर 1540 में युद्ध छिड़ा और उसमें भी कनौज की लड़ाई में भी शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया और हुमायूं को भारत का देश छोड़ना पड़ा था। हालांकि हुमायूं ने 1555 में ईरान से वापस आकर शेर शाह के अधिकारियों को हराया और दिल्ली तथा आगरा पर फिर से अपना अधिकार जमा लिया था। और इसी तरीका से इस तरह हुमायूं ने शेर शाह के द्वारा स्थापित अफगान साम्राज्य को समाप्त किया और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना किया। आगे प्रश्न देखिएगा, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी अगर बात करिएगा तो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया था। तो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को विनियमित करने के लिए एक रेगुलेटिंग एक्ट लाया था 1773 का। और 1773 के इसके उद्देश्य से कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण ने बढ़ाना शुरू कर दिया। सिंपल समझिए कि ब्रिटिश कंपनी जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए ही एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। और इसके द्वारा इस पर क्या लगा दिया, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश है जो अपने हाथ में नियंत्रण में ले लिया। और इसी के साथ अगर बात करते हैं तो भारत सरकार अधिनियम 1858 जो आया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 जो 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत को ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। ठीक है, और यह अधिनियम 1858 में पारित किया गया था। सिंपल समझिएगा कि इसमें एक युद्ध हुआ था 1857 का, और 1857 के युद्ध होने का मेन कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हिसाब से चला रहा था और यहाँ
जो बात करेगा तो ब्रिटिश को लगा कि अब लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी है जो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ता जा रहा है और मामला बहुत सीरियस हो जाएगा। इस कारण एक पहला युद्ध देखने को मिल गया। युद्ध कौन सा? 1857 का। अब 1857 तो किसी तरीका से चल गया, सत्ता में जैसे ब्रिटिश के पद में ही चल गया, और ब्रिटिश ने एक अधिनियम लाया 1858 का, और इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को ही समाप्त कर दिया और वो अपने हाथ में ले लिया। और ये शासन किसके हाथ में चला गया? तो ये ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया, ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। तो पूछता है, प्रश्न में बनता है कि बताइए कौन सा युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करके वो अपना सरकार किस में ले लिए? तो ब्रिटिश क्राउन में चला गया। किसके? ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। आगे प्रश्न देखिएगा। आगे प्रश्न में बोला गया है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 का अगर बात करिएगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में, यह अधिनियम 1935 में पारित किया गया था और इसने भारत में एक संघीय सरकार स्थापित की जिसमें प्रांतीय और संघीय विधानसभा शामिल था। प्रांतीय और संघीय विधानसभा शामिल था। अन्य महत्वपूर्ण है कि 1813 में भी एक चार्टर एक्ट आया था जो ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देता है, और 1833 का चार्टर एक्ट है जो जिसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 1833 का चार्टर एक्ट जिसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो यहाँ से सब एक्ट पूछता है कि 1935 का क्या था? तो प्रांतीय और संघीय विधानसभा शामिल हुआ था, और 1833 का चार्टर एक्ट बोलेगा तो इसमें ईसाई मिशनरियों का अगर बात करेगा तो ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति देता है। और 1833 का चार्टर एक्ट क्या बताता है? जिसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त, सिंपल पूछेगा कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किस चार्टर से हुआ था? तो 1833 के चार्टर एक्ट से हुआ था। आगे प्रश्न देखिएगा। आगे प्रश्न में बोला गया है कि 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो 106वें संविधान संशोधन के तहत 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिला का आरक्षण का अगर बात करेगा तो यह अधिनियम, जिसे नारी शक्ति वंदना अधिनियम भी कहा जाता है, यह जो अधिनियम आया था वो नारी शक्ति वंदना अधिनियम भी कहा जाता है। यह 2023 में पारित हुआ था, 2023 में पारित किया गया था, और इसका उद्देश्य था इन विधानसभाओं में महिलाओं को भागीदारी को बढ़ाना। 2023 के तहत लोकसभा और राज्य के विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया, और यह आरक्षण लोकसभा और राज्य के विधानसभा में है। लोकसभा और राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर लागू हुआ था। तो आपसे संशोधन पूछ सकता है कि बताइए 106वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? इसमें नारी शक्ति जो आया था और इसके तहत लोकसभा और विधानसभा का अगर बात करेगा तो दोनों में कितना परसेंट? तो 33% आरक्षण घोषित किया गया था। किसको? तो SC और ST जनजाति को। ठीक है, तो ये आरक्षण भी याद रखेगा। 106वां संविधान संशोधन कितना परसेंट महिला को आरक्षण दिया गया था इसमें? तो इसमें दिया गया था 33%। 104 संविधान संशोधन का अगर बात करेगा तो 104वां संविधान संशोधन 2020 में पारित हुआ था, और इसका उद्देश्य था लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का 10 साल और बढ़ा देना। आरक्षित सीटों का 10 साल और बढ़ा देना। जिस आरक्षित जो दिया गया था उस सीटों को 10 साल इंक्रीज किया गया था। कौन सा संशोधन में? तो 104वां संशोधन में, 104 में। आगे देखिएगा, बोला गया है महानदी की कुल लंबाई। महानदी की कुल लंबाई का अगर बात करेगा तो महानदी की कुल लंबाई 900 किलोमीटर है या 560 मील है। इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से हुआ है। कहाँ से? छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है, और यह नदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा राज्य से होकर बहती है। सबसे बड़ा बांध इसी का है हीराकुंड बांध है। जो पूछता है कि हीराकुंड किस नदी पर बना हुआ है, तो महानदी पर ही बना हुआ है। तो सबसे बड़ा बांध होता है हीराकुंड बांध, इसी नदी पर निर्मित है। महानदी की प्रमुख सहायक अगर नदियां का अगर बात करते हैं तो सयोनाथ है, जोंक है, हसदेव है, मंड है, ईब है, ओंग है और तेल आदि है। अब ये बताइए कि महानदी गिरता कहाँ? तो महानदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। अगर पूछेगा अरब सागर में कौन सा गिरता है तो एक याद रखेगा नर्मदा नदी का, नर्मदा हो गया, और कौन सा हो गया? तो ताप्ती हो गया, ये सब हो गया, साबरमती हो गया, साबरमती हो गया। तो ये सब नदी होता है जो कहाँ गिरता है? तो अरब सागर में गिरता है। आगे प्रश्न देखिएगा, कौन सी नदी है
इसमें बोला गया कि कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है, कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है। तो सिंधु नदी का मुख्य स्रोत का अगर बात करेगा तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास बुखारचू ग्लेशियर है और यह ग्लेशियर कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलान पर स्थित है। तिब्बत में इसे सिंही खंबन या शेर का मुंह भी कहा जाता है। तो कौन सी नदी है जो सिंधु का मुख्य स्रोत हो गया, तो मुख्य स्रोत जो बता दिए कि तिब्बत का मानसरोवर झील के पास बुखारचू ग्लेशियर है और यह ग्लेशियर कैलाश पर्वत श्रृंखला उत्तरी ढलान पर स्थित है और तिब्बत में इसे सिंही या खंबन शेर मुंह भी कहा जाता है। नदी की कुल लंबाई की अगर बात करिएगा तो नदी की कुल लंबाई कितना है, तो 3180 किलोमीटर है। और सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन सा है, तो झेलम हो गया सिंधु का, चेनाब हो गया, रावी नदी हो गया, ब्यास हो गया और सतलज हो गया। तो ये प्रश्न बनता है कि बताइए सिंधु नदी का कौन सा सहायक नदियां हैं, तो एक झेलम हो गया, दूसरा चेनाब हो गया, तीसरा ब्यास हो गया, रावी हो गया और सतलज नदी हो गया। तो ये 2, 4 और 6 नदियां का नाम जरूर याद रखेगा, ये सहायक नदियां पूछ लिया जाता है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत की ओलंपिक तैयारियों पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत की ओलंपिक तैयारियों पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजन किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था, तो हैदराबाद में। 2 दिवसीय सत्र में ये 2028 की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया गया है और 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के रोड मैप पर चर्चा किया गया है। आगे देखिएगा, आगे बुक जो है दिया गया है कि हु रोट द बुक हेल्ड किया था। तो हेल्ड लेखक और कवि एन माइकल्स द्वारा 2023 में लिखा गया एक उपन्यास है जिसे पेंगुइन रैंडम हाउस की सहायक कंपनी नोपक के द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न दिया गया है, बोला गया है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहां पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग 69वें सत्र भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व किया था। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कौन सा है, तो अन्नपूर्णा देवी कहां पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग के 69वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था, तो न्यूयॉर्क के स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में, न्यूयॉर्क के स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। यहाँ देखिएगा एक्सप्लेन इसका देखिएगा, 10 मार्च 2025 से शुरू होने वाले यह सत्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण प्राप्त करने में वैश्विक प्रगति पर ध्यान केंद्रित करेगा, जो बीजिंग घोषणा और कार्रवाई मंच की 30वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न कंप्यूटर से था और कंप्यूटर से बोला गया है कि कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर में सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और इसका मुख्य कार्य का अगर बात करेगा तो ये निष्पादित निर्देशों को निष्पादित करता है, डेटा पर प्रक्रिया करना, और यह कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। पूछता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, तो सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू को कहा जाता है, ये सॉफ्टवेयर के निर्देशों को व्याख्या करता है और गणना करता है, जिसे कंप्यूटर का कार्य करने की अनुमति मिलती है। अगर इसका भाग का अगर बात करेगा तो इसका भाग कौन कौन सा होता है, तो एएलयू होता है, सीयू होता है और रजिस्टर होता है। 3 वो भाग इसका पूछता है कि सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है। ये तीनों होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, फिर होता है कंप्यूटर यूनिट हो गया और ये कंट्रोल यूनिट हो गया और ये रजिस्टर हो गया। तो इसी तरीका से क्या होता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, सीपीयू को कहा जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए समान सेवाएं प्रदान करना है। बोला गया है कि वहाँ ओएस बोला गया है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी जो फंक्शन होता है वो होता है प्राथमिक कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर, प्राथमिक कार्य कंप्यूटर का हार्डवेयर हो गया और सॉफ्टवेयर संसाधन को प्रबंधन करना। एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर, ये दोनों को प्रबंधन काम करने कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। और कंप्यूटर के प्रोग्रामों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करता है कौन सा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है। आगे प्रश्न देखिएगा, भारत और चीन के बीच अगर हम बात करते हैं तो भारत और चीन के बीच यात्री
यात्री उड़ानें किस वर्ष निलंबित कर दिया गया? बोला भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष निलंबित कर दिया है? तो भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी में हुई घातक झड़प के बाद निलंबित कर दिया गया। कब? तो 2020 में। कहाँ? तो गलवान में झड़प के कारण। कहाँ? तो गलवान में झड़प के कारण बाद में निलंबित कर दिया गया था। और इस झड़प में कम से कम 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक मारे गए थे। और इस घटना के बाद भारत ने चीनी निवेश को प्रतिबंधित कर दिया। चीनी निवेश को भी क्या कर दिया? प्रतिबंधित कर दिया और कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और यात्री उड़ानों को निलंबित कर दिया। और हालांकि कार्गो सेवाओं को बनाए रखा गया था। आगे प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया जनवरी 2025। अगर बात करेगा जनवरी 2025 में डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है? बोला गया है जनवरी 2025 में डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम, एक स्कीम था जिसका नाम क्या है? तो स्कीम का नाम है युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है? तो 1 जनवरी 2025 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रेसिटी या RACTI सहित विभिन्न कौशल विकास योजना के तहत कुल 54,03,231 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। आगे देखिएगा, आगे दिया गया है कि कौशल भारत मिशन के लक्ष्य भारत में 40 करोड़ लोगों को विभिन्न कौशल कुशल बनाना है। आगे प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बिहार राज्य के प्रेमी के द्वारा जटनी नृत्य किया जाता है। जटनी नृत्य बिहार का एक लोकप्रिय नृत्य है जिसे पुरुष और महिलाओं की जोड़ी द्वारा किया जाता है और अक्सर प्रेम और वियोग के विषयों को दर्शाता है और यह अपने जीवंत वातावरण के लिए जाना जाता है और विशेष रूप से उत्तर बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में लोकप्रिय है। मिथिला और कोसी क्षेत्र में लोकप्रिय है और यह नृत्य अक्सर मानसून के मौसम में चांदनी रातों में किया जाता है। आगे प्रश्न देखिएगा। आगे प्रश्न में कहा गया है, बोला गया है कि सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? सौरा चित्रकला का अगर बात करेगा तो सौरा चित्रकला है जो सौरा चित्रकला दीवार भित्ति चित्रों का एक शैली है। सौरा चित्रकला दीवार और भित्ति का चित्र का एक शैली है जो उड़ीसा राज्य में पाई जाती है और यह चित्रकला मुख्य रूप से उड़ीसा की सौरा जनजाति के द्वारा मनाई जाती है या बनाई जाती है। सौरा जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। तो सिंपल पूछा गया था कि सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? तो सौरा जनजाति जो चित्रकला है कहाँ? तो उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में पाई जाती है। आगे प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि पेनिसिलिन की खोज कब बोला गया है? तो पेनिसिलिन की खोज किसके लिए किया गया था? तो पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और उन्होंने एक पेट्री डिश पर फफूंद को देखा और बोलता है स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक रही थी और फ्लेमिंग ने फफूंद आर्क के अध्ययन किया और पाया कि बैक्टीरिया को मार सकता है, जिसे उन्होंने पेनिसिलिन नाम दिया था। तो सिंपल प्रश्न ये बन सकता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और कब किया था? तो 1928 ईस्वी में किया था। 1928 ईस्वी में पेनिसिलिन की खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। अगले प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में कहा गया है कि ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर करता है? तो ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है जो कृषि पर निर्भर करता है? तो सर्वेक्षण में कहा गया है कि देश के 65% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और 47% आबादी है जो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। सिंपल समझिए कि 65% आबादी है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, जिसमें 47% आबादी है जो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। आजीविका के लिए किस पर कृषि पर निर्भर है? तो निर्भर है तो कृषि पर निर्भर है। 1947 अगर बात करेगा तो 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश की लगभग 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश का लगभग 75% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। आगे प्रश्न देखिएगा।
आगे प्रश्न में कंप्यूटर से दिया गया शॉर्टकट की से बोला गया है कि अल्ट प्लस F2 का अगर बात किया है तो अल्ट प्लस F2 का अगर बात करेगा तो अल्ट प्लस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अल्ट प्लस F2 दबाने पर सेव एज विंडो खुल जाती है। सेव एज विंडो जो खुल जाती है जिसे आप अपनी वर्तमान फाइल को किसी भी अलग नाम से या अलग फॉर्मेट से सेव कर सकते हैं। कंप्यूटर अगर चलाते होंगे तो देखिएगा, चेक करिएगा, जब अल्ट प्लस F2 करिएगा तो एक सेव एज का बॉक्स खुल जाता है। सेव एज का बॉक्स खुल जाता है और उसमें आप क्या करिएगा तो अपना फाइल को अगर नाम चेंज करना है तो वर्तमान फाइल किसी भी अलग नाम से आप अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो सीधा प्रश्न पूछा था कि अल्ट प्लस F2 क्या है, तो अल्ट प्लस F2 होता है जो सेव एज का विंडो खुल जाता है और अपना वर्तमान फाइल को या फॉर्मेट को चेंज करके नए रूप दे सकते हैं अल्ट प्लस F2 से। आगे प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित की गई थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का अगर बात करेगा तो मेंडलीव के समय तत्वों की संख्या जो दिया गया था वो 63 दिया गया था, जिसमें अगर बात करेगा तो उसमें आवर्त का अगर बात करेगा तो आवर्त में मेंडलीव की आवर्त सारणी का परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था और 1869 में दिमित्री मेंडलीव ने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित 63 तक ज्ञात तत्वों को शामिल किया था। 63 ज्ञात तत्वों के शामिल किया था। अगर बात करेगा आधुनिक आवर्त सारणी का तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या पर आधारित था और ये कौन दिया था, हेनरी मोसले ने 1913 में दिया था और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह और 7 आवर्त था। लेकिन मेंडलीव के समय अगर पूछेगा कि बताइए मेंडलीव के समय आवर्त और समूहों की संख्या कितना था मेंडलीव के समय, तो मेंडलीव में आवर्त की संख्या भी 7 था और अगर समूह का बात करेगा तो समूह कितना था 9 था। इसको याद करने का तरीका 9 से 63 करेगा तो उसको समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितना था तो 63 था। तो ये भी याद रखेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में भी बताया था कि परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था, लेकिन आधुनिक में लेके आया था हेनरी मोसले ने, ये परमाणु संख्या पर सजाया था, परमाणु संख्या पर सजाया था। अगले प्रश्न देखिएगा, 1530 में बोला गया है कि 1530 में किस मुगल शासक ने सब कुछ खत्म करके एक अच्छा साम्राज्य अपने सुपुत्र को सौंप दिया और मर गया था। तो आपको पता है कि 1530 में मरा था कौन, बाबर। और बाबर ने किसको सौंप दिया तो हुमायूं को सौंप दिया। और बाबर का साम्राज्य मुगल वंश का जो स्टार्ट कब हुआ था तो 1526 से पानीपत का प्रथम युद्ध से हुआ था और इसी के साथ पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, उसी के साथ खानवा का युद्ध हुआ, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध हुआ, तो इसी के साथ घाघरा का भी युद्ध हुआ था। तब 1530 में ये किसको, हुमायूं को सौंप दिया। इसका युद्ध याद रखिएगा, पान खा चल घर, पान खा चल घर। इस तरीका से घाघरा हो गया, खानवा का युद्ध हो गया, पानीपत का युद्ध हो गया। आगे देखिएगा, आगे प्रश्न में बोला गया स्मार्ट सिटी परियोजना। देखिएगा, स्मार्ट सिटी परियोजना से कितना प्रतिशत बजट कम हुआ है। तो स्मार्ट सिटी परियोजना से बजट जो कम हुआ है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए अंतिम बजट पेश करते समय यह एक नोट किया कि केंद्रीय सरकार की मुख्य योजनाएं विशेष रूप से अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन और स्मार्ट सिटीजन मिशन के लिए क्या है तो बजटीय आवंटन में लगभग 21% की कमी देखी गई है। 21% की कमी देखी गई है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इस प्रश्न में बोला गया है कि जल जीवन योजना द्वारा ग्रामीण कवरेज का कितना प्रतिशत हासिल किया गया है। तो जल जीवन योजना के द्वारा ग्रामीण कवरेज का कितना प्रतिशत हासिल किया गया है। तो 1 फरवरी 2025 तक के जल जीवन मिशन 12.20 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को सफलतापूर्वक नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिसमें कुल कवरेज 15.44 करोड़ अधिक परिवारों को तक पहुंचा है गए और भारत की सभी ग्रामीण परिवारों का 79.74% है। तो 79.74% याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगला बोला है बेदरा का युद्ध। अगर बेदरा का युद्ध का अगर बात करेगा तो बेदरा का युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। तो बेदरा का युद्ध अगर बात करेगा तो बेदरा कहिए या बिदरदा की लड़ाई कहिए 1759 में हुआ था और ये लड़ाई अंग्रेज और डचों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेज की जीत हुआ था और डच का हार हुआ था। तो बीच लड़ी गई थी और बेदरा का युद्ध में अंग्रेज ने डचों को हराया था और इस युद्ध ने अंग्रेज के बंगाल में अपना
प्रभुत्व स्थापित की मदद मिला। तो बेदरा का युद्ध याद रखेगा 1759 में अंग्रेज ने किसको हराया था, तो डचों को हराया था। ठीक है, बेदरा का युद्ध 1759 का अगर बात करेगा तो उस समय मुगल बादशाह जो था वो कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। तो ये भी याद रखेगा कि जब 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ था उस समय मुगल बादशाह कौन था, तो आलमगीर द्वितीय था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए हम मैथ का पार्ट आ गया है, तो मैथ देख लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा ना तो लंबा वीडियो हो जाएगा। मैथ का हो गया, तो यहाँ से आपका 2 शिफ्ट कंप्लीट हुआ। फर्स्ट शिफ्ट 5 जून का अगर बात करिएगा तो 5 जून का फर्स्ट शिफ्ट भी कंप्लीट हुआ है और सेकंड शिफ्ट भी कंप्लीट हुआ है। थर्ड शिफ्ट भी हम कंप्लीट करेंगे और इस सारा एक वीडियो में इस सारा जो शिफ्ट का एक ही वीडियो में हम प्रोवाइड करेंगे। आप फास्ट रिवीजन करके जाइएगा, जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनाया गया है यहीं से प्रश्न बन रहा है। 5 जून से वर्तमान 13 जून तक जिस भी कैंडिडेट को आगे शिफ्ट में पेपर है वो सारा यहाँ से फैक्ट फास्ट रिवीजन के माध्यम से कर सकते हैं। इसमें देखिएगा शिफ्ट 3 लेंगे, 5 जून का थर्ड शिफ्ट कर लीजिएगा। ये हो गया, जिस थर्ड शिफ्ट हो गया, ये 5 जून का थर्ड शिफ्ट हो गया। इसमें दोस्त बता देते हैं कि अगर बात करेगा तो 5 जून में 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था जिसमें थर्ड शिफ्ट ये जा रहा है। इसका पहला प्रश्न देखिएगा, पहला प्रश्न में बोला गया है, इस प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का अगर बात करेगा तो 28 दिसंबर 1885 को हुम के द्वारा किया गया था। एलन ऑक्टेवियन हुम के द्वारा किया गया था। तो सिंपल पूछा जाता है कि बताइए, A.O. हुम इसको बोलते हैं, A.O. हुम के द्वारा किया गया था। तो 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर का बात करेगा तो गवर्नर जनरल कौन सा था, तो लॉर्ड डफरिन था। तो ये भी प्रश्न बनता है कि बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। एक्स्ट्रा फैक्ट में देखिएगा, इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट अगर बात करेगा तो हम बता देते हैं आपको। इसमें हम क्या बताएं कि स्थापना हुआ था 1885 में और किसने किया था, तो 1885 में किया था A.O. हुम ने किया था। अगर इसका उस समय अध्यक्ष का अगर बात करेगा तो अध्यक्ष कौन था, तो W.C. बनर्जी थे। और ये स्थापना कहाँ हुआ था, तो ये स्थापना का जगह का अगर बात करेगा तो ये होना था कहाँ, तो पुणे में होना था, लेकिन जगह को चेंज करके कहाँ किया गया था, तो मुंबई में किया गया था। तो ये भी फैक्ट याद रखेगा कि इसका स्थापना कहाँ हुआ था, तो मुंबई में किया गया था। और कौन सा अध्यक्ष कौन था, तो W.C. बनर्जी था। और स्थापना कौन किया था, तो A.O. हुम ने किया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, तो जस्ट के नीचे दिया भी गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन का अगर बात करेगा तो 28 से 31 दिसंबर 1885 तक के मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृति विश्वविद्यालय में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृति महाविद्यालय में आयोजित किया गया था और ये 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। और इसका अध्यक्ष का अगर बात करेगा तो व्योम चंद्र बनर्जी W.C. बनर्जी इसका पहला अध्यक्ष थे। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया भारतमाला परियोजना। अगर हम बात करते हैं भारतमाला परियोजना की लंबाई कितनी है, तो भारतमाला परियोजना के चरण 1 के अंतर्गत 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के विकास का योजना बनाई गई थी। तो चरण 1 में 34,800 किलोमीटर की योजना बनाई गई थी और दिसंबर 2023 तक के 26,418 किलोमीटर यानी 34,800 किलोमीटर का 76% निर्माण के लिए आवंटित किए जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 15,549 किलोमीटर निर्माण पूरा हो चुका है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो 74वां संविधान संशोधन नगर पालिकाओं से संबंधित है और इस नगर पालिकाओं अधिनियम के रूप में जाना जाता है। और यह संशोधन 1 जून 1993 को लागू हुआ और इसने नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया था। लेकिन अगर बोलेगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 या 1993 में लागू हो गया था, ये किससे जुड़ा हुआ था, तो एक ग्राम पंचायत से जुड़ा हुआ था।
ये किससे जुड़ा हुआ था? तो पंचायत से जुड़ा हुआ था। तो पूछेगा कि पंचायत से कौन सा आया था? तो पंचायत से जुड़ा हुआ था 73वां संविधान संशोधन 1993। और अगर नगर पालिका का अगर बात करेगा तो नगर पालिका के अनुसार अधिनियम आया था तो 74वां संविधान संशोधन 1993 आया था। इसी का आगे देखिएगा तो इस संशोधन का अगर बात करिएगा तो इस संशोधन में भारतीय संविधान में भाग 9 के ए में जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 के पी से 243 जेड जी तक प्रावधान शामिल है। और 74वें संविधान संशोधन भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, जिसमें नगर पालिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आने वाले 18 कार्यात्मक मद शामिल है। अगले प्रश्न में कहा गया है कि चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं? अगर हम बात करते हैं तो पॉलिटिक्स अगर बात करेगा तो म्युनिसिपैलिटीज चुनाव किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसका अगर बात करेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। राज्य के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि इनमें कौन है जो पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए घरेलू उपाय है? तो इनमें से कौन है जो पेट की एसिडिटी को कम करने के लिए? तो इसमें बेकिंग सोडा पानी मिलाकर पीने से पेट में एसिडिटी को बेअसर कर मदद मिलता है। जिससे ये बताइए कि जब अम्ल और क्षार जो मिलता है, अम्ल और प्लस क्षार जो मिलता है वो क्या कर देता है? तो नमक प्लस जल बना देता है। तो क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। यही है कि जब एसिडिटी को बेअसर करने का काम कौन कर देता है? तो क्षार कर देता है। कौन सा कर देता है? क्षार। और क्षार कौन सा होता है? तो बेकिंग सोडा होता है। आगे प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जो कोल्ड बूटिंग या वार्म बूटिंग के बीच सही अंतर दर्शाता है? तो कोल्ड बूटिंग कंप्यूटर को स्लीप मोड में जगाया जाता है। कोल्ड बूटिंग में कंप्यूटर को स्लीप मोड में जगाया जाता है, जबकि वार्म बूटिंग में शूट डाउन के बाद चालू किया जाता है। कोल्ड बूटिंग या हार्डवेयर, तो इसका अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर का अगर देखिएगा तो इस हिसाब से बोला गया है कोल्ड बूटिंग और कौन सा बोला है? तो कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग दिया गया है। तो इसमें शायद गलत पूछा गया था तो डी नहीं दिया गया है, तो गलत देख लीजिएगा, बाकी तीनों सही है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत की कुल गरीबी दर क्या रही थी? तो वित्त वर्ष 2023 से 24 में अगर भारत की गरीबी दर का अगर बात करेगा तो भारत की गरीबी दर कितना था? तो 4 से 4.5% था। भारत की गरीबी दर कितना था? तो 4 से 4.5% गरीबी दर था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि 16 फॉरेस्ट फंड इन बोलता है 16 वन में पाए जाते हैं। तो 16 वन का अगर बात करेगा तो 16 वन पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले एक उष्णकटिबंधीय माउंटेन वन है। 16 वन है जो पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले, पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय माउंटेन वन है। 16 वन का अगर बात करिएगा तो 16 घास के मैदान, 16 घास के मैदान में बौने पेड़ या घास के मैदान होते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए कुल कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़क बनाई जा रही है? तो भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीमा अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए कुल 5300 किलोमीटर सड़कें का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 3300 किलोमीटर लंबी सीमा सड़क और 2000 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय संपर्क सड़कें शामिल है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में शामिल किया गया था? तो रेल बजट को किस वर्ष आम बजट में अगर बात करेगा तो 2017 में शामिल किया गया था। 2017 में शामिल किया गया। तो रेल बजट को आम बजट में कब शामिल किया गया था? तो 2017 में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न में बोला है कि गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का अगर प्रमुख अधिकारी का अगर बात करेगा तो उसको हम ग्रामिक बोलते थे। क्या बोलते थे? ग्रामिक बोलते थे। तो गुप्त काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख को हम क्या बोलते थे? तो ग्रामिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया भारत में किस अवधि को स्थिर जनसंख्या वृद्धि या अवधि कहा जाता है? तो भारत में
किस अवधि को स्थिर जनसंख्या, तो स्थिर जो जनसंख्या हो गया था 1921 से 51 के दशक में हो गया था। 1921 से 51, आप करेगा 1921 से 51 के दशक में क्या हो गया था, तो स्थिर जनसंख्या वृद्धि दर हो गया था। 1951 से 81 का अगर दशक का बात करेगा तो इसे भारत में जनसंख्या विस्फोट अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि देश की आबादी ने उच्च प्रजनन दर का अनुभव करते हुए मृत्यु दर में तेजी गिरावट का अनुभव किया गया था। ये बताइए, देश की आबादी में उच्च प्रजनन दर का अनुभव करते हुए मृत्यु दर में तेज गिरावट दर्ज किया गया था। और आगे पॉइंट देखिएगा, और वार्षिक औसत वृद्धि का अगर बात करेगा तो इसमें वार्षिक औसत वृद्धि 2.2% तक पहुंच गई थी। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या में वृद्धि की स्थिर या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या में वृद्धि की स्थिर या स्थिर चरण होता है। सिंपल समझिएगा कि अगर 1901 से 1921 अगर पूछेगा, सिंपल बता देते हैं आपको। इसे ये बताइए, जनसंख्या की दृष्टि में 1901 से 1921 में होता है जो इसमें वृद्धि दर कम हो गया था, वृद्धि दर कम हुआ था। फिर अगर 1921 से अगर बात करेगा तो 1951 तक हो गया था, जो क्या है जनसंख्या वृद्धि दर अवधि क्या रहा था, तो 1921 से 1951 तक ये जो रहा था वो जनसंख्या, एक मिनट, 1921 से 51 दिया है तो ठीक है, यहाँ हो गया था क्या रहा था, तो इसमें स्थिर रह गया था। 21 से 51 तक क्या रह गया था, तो स्थिर रह गया था, स्थिर रह गया था। और इसमें क्या हो गया था, तो कम गया था। और ये बताइए कि 1951 से 81 का अगर बात करेगा तो इसमें जनसंख्या विस्फोट विधि कहा जाता है, इसमें जनसंख्या की वृद्धि हो गया था। तीनों टर्म याद रखिएगा। 1901 से 21 तक कम हुआ था, 21 से 51 होता है जो क्या होता है स्थिर हो गया था, और 51 से 81 होता है जो वृद्धि हो गया था। यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी दिया जनसंख्या वृद्धि स्थिर या स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल का शुरुआत जो हुआ था 1997 से 98 में की गई थी, और यह योजना जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। तो 97 से 98 याद रखिएगा। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2024 में 17 साल बाद किस पश्चिमी अफ्रीका देश की यात्रा किए थे। तो नरेंद्र मोदी नवंबर 2024 में 17 साल के बाद किस पश्चिमी अफ्रीका देश का यात्रा किए थे, तो नाइजीरिया की यात्रा किए थे। कहाँ, नाइजीरिया की यात्रा किए थे। अगले प्रश्न में देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि स्वयं सिद्ध मिशन 4 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है। बोला गया है कि स्वयं सिद्ध मिशन 4 पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए, तो शुभांशु शुक्ला बन गए हैं, शुभांशु शुक्ला बन गए हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि 2024 के लिए भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी है। तो 2024 के लिए भारत की शिशु मृत्यु दर का अगर बात करेगा तो 1000 जीवित जन्मे जिसमें 25.8 मौत होगी, यह 2023 में प्रति 1000 जीवित जन्मे जिसमें 26.6 मौत से कम है। तो सिंपल समझिएगा, 2024 में भारत की शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों में 25.8 मौत होगी, 25.8 मौत होगी, और 2023 में प्रति 1000 जीवित में 26.6 से मौत होगी। आगे देखिएगा, इसके अलावा अगर संयुक्त राष्ट्र का अगर बात करेगा तो इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के अनुसार भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर 2000 से 2023 के बीच 70% और नवजात मृत्यु दर कितना है, तो 61% कम हो गई है। नवजात मृत्यु दर कितना कम हो गई है, तो 61% कम हो गई है। अगले प्रश्न में कहा गया है, हिंदी से देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जो आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन को संबोधित करती है और इसमें आदिवासी अदालतों के गठन से संबंधित प्रावधान शामिल है। तो अगर हम बात करते हैं संविधान का अनुसूची का, तो अनुसूची नंबर में कौन सा है, तो अनुसूची भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची और 6ठी का अगर बात करते हैं तो 5वीं और 6ठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्र के प्रशासन और अनुसूची जनजातियों के अधिकार से संबंधित है, और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान
शामिल है और यह राष्ट्रपति के कुछ क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार देता है जहां प्रशासन और विकास के लिए विशेष प्रावधान लागू हुआ है। छठी अनुसूची का अगर हम बात करते हैं तो छठी अनुसूची देखिएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है और यह इन क्षेत्रों में स्वयं या स्वायत्त जिला परिषद की स्थापना की अनुमति देती है जो इन क्षेत्रों के प्रशासन में अपनी भूमिका निभाती है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल का मुख्य कार्य क्या होती है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल का मुख्य कार्य का अगर बात करेगा तो इस में ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नेल एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। मतलब कर्नेल एक क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरफेस करने का काम करता है। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है, इसमें बोला गया है कि भारत के पहले दलित उप मुख्यमंत्री कौन थे। तो भारत के पहले दलित उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबू जगजीवन राम थे। बाबू जगजीवन राम थे, बाबूजी के नाम से जाना जाता है और उन्हें भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1979 तक कार्य किया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दलित उप मुख्यमंत्री कौन थे, तो बाबू जगजीवन राम, तो जिसे बाबूजी के नाम से जाना जाता है और उन्हें भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में 24 जनवरी 1979 से 28 जुलाई 1989 तक कार्य किया था। आगे प्रश्न देखिएगा, आगे बोला है नुआखाई त्योहार। अगर हम बात करते हैं नुआखाई का, तो नुआखाई त्योहार कब शुरू किया गया था। तो नुआखाई त्योहार का अगर हम बात करते हैं तो नुआखाई कृषि त्योहार है जो मुख्य रूप से भारत में पश्चिमी उड़ीसा के लोगों को द्वारा नुआखाई मौसम के नव चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है और कैलेंडर के अनुसार यह भाद्रपद या भाद्रवाहु अगस्त सितंबर के महीने के चंद्र पखवाड़े की पश्चिमी तिथि या 5वें दिन को मनाया जाता है जो गणेश चतुर्थी त्योहार के अगले दिन होता है। तो ये नुआखाई कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। नुआखाई कहाँ होता है, तो यहाँ देख लीजिएगा कहाँ हुआ है, तो पश्चिमी तट के उड़ीसा में होता है। बाबरनामा पुस्तक अगर हम बात करते हैं तो बाबरनामा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो बाबरनामा पुस्तक जो होता है मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा पुस्तक जो मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा और स्वयं बाबर की तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी और किसका आत्मकथा है, तो बाबर की आत्मकथा है और इसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो बाबरनामा पुस्तक को तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है और ये बाबर की आत्मकथा था और किस भाषा में लिखा गया था, तो ये तुर्की भाषा में लिखा गया था। अब्दुल रहीम खान ए खाना ने तुजुक ए बाबरी को फारसी भाषा में अनुवाद किया था। तो आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि बताइए कि तुजुक ए बाबरी को फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान ए खान ने किया था। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि गति की विमीय सूत्र का अगर हम बात करते हैं तो गति का विमीय सूत्र में आपको पता है कि गति का विमीय सूत्र क्या होगा था, तो LT−1 होता है। गति का SI यूनिट का अगर बात करेगा तो मीटर पर सेकंड होता है। अब मीटर के लिए हम क्या ले लेंगे, तो A ले लेंगे और समय के लिए T ले लेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, तो LT−1 बोलते हैं। तो ये हो गया विमीय सूत्र। आगे देखिएगा, आगे बोला है कि रणथंबो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है। तो आपको पता है कि रणथंबो राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात करेगा तो कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में पड़ता है। अगले प्रश्न में बोला कुचिपुड़ी किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी किस राज्य के है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य की लोकप्रिय नृत्य शास्त्रीय नृत्य है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है जिन्हें संगीत नाटक अकादमी के द्वारा मान्यता प्राप्त है और इस शास्त्रीय नृत्यों में पहला पर था भरतनाट्यम, दूसरा था कथकली, तीसरा था मोहिनीअट्टम, चौथा था कथक, पांचवा था मणिपुरी और छठा कौन सा था, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्रिया नया शामिल किया गया है। तो इसमें 8 शास्त्रीय नृत्य है। याद करने का तरीका हो गया कि कथकली याद करिएगा, कथक याद करिएगा, कुचिपुड़ी 3 हो गया, फिर भरतनाट्यम हो गया और मोहिनीअट्टम हो गया, फिर मणिपुरी, ओडिसी और लास्ट में कौन बोलेगा, तो सत्रिया है। और सत्रिया कहाँ के है, तो असम का है, असम का है। तो 8 गो क्लासिकल डांस है। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 72 का अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 72 में भारत के राष्ट्रपति का क्षमादान देने या सजा को कम करने या निलंबित करने की शक्ति प्रदान होता है। राष्ट्रपति को क्षमादान सिंपल पूछेगा कि राष्ट्रपति को क्षमादान किस आर्टिकल के माध्यम से करते हैं, तो आर्टिकल 72 के माध्यम से करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में कहा गया है कि MS पावर पॉइंट में टैब की
का प्रयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? तो टैब की का अगर बात करेगा तो मुख्य रूप से टेक्स्ट को इंडेंट करने या स्लाइड पर ऑब्जेक्ट के बीच नेविगेट करने या तालिका सेल के अंदर टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। तो टैब की का प्रयोग किस में किया जाता है? तो टेक्स्ट को इंडेंट करने में किया जाता है, स्लाइड करने के लिए, ऑब्जेक्ट को बीच नेविगेट करने के लिए किया जाता है, या तालिका सेल के अंदर टेक्स्ट को इंडेंट करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न में बोला गया है कि नगरों में, इसमें बोला गया है कि नगरों में या नगर सफाई करना या पीने के पानी का व्यवस्था या सड़क बनाना या उसकी मरम्मत करना या सड़कों एवं गलियों की रोशनी का प्रबंध करना किसका कार्य है? तो नगर निगम का कार्य है। इस सारा कौन काम करते हैं? तो नगर निगम करते हैं। अगले प्रश्न देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला गया है कि जमीन संपत्ति से जुड़े मामले कौन देखता है? तो दीवानी न्यायालय, फौजदारी या राजस्व न्यायालय। तब देखिएगा, संपत्ति और जमीन रिकॉर्ड और दस्तावेज प्रबंधन और रख रखाव राज्य सरकार के राजस्व विभाग के द्वारा किया जाता है और यह जानकारी जमीन की बिक्री खरीद से संबंधित मामला मदद करती है और यह भारत में संपत्ति विवाद को निपटारा आमतौर पर सिविल अदालतों में किया जाता है, जिसमें जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय शामिल है और सर्वोच्च न्यायालय अपील की संभावना की जाती है। आगे देखिएगा, अगले प्रश्न में बोला है कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता है? अगर तटीय सीमा का अगर बात करेंगे आप, तो ये बताइए कि आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, तो कौन सा राज्य तटीय सीमा नहीं बनाता है? तो कहाँ से दिया है तटीय सीमा नहीं बनाता है? तो देख लीजिएगा, तटीय सीमा का अगर बात नहीं बनाता है तो तटीय सीमा तो गुजरात भी बनाता है। कौन सा राज्य है जो तटीय सीमा नहीं बनाता है? तो इसका कमेंट में आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन शायद सही नहीं है, इसमें थोड़ा एरर क्वेश्चन है। इस हिसाब से अगर जो भी शिफ्ट इसमें गया था, इस हिसाब से अगर बात करेगा तो यहाँ देख लीजिएगा, मैथ का सेशन जो पूछा है कि 2 से 3 क्वेश्चन है जो CISI से पूछा गया है, 2 से 3 है जो AC से पूछा गया है, फिर देख लीजिएगा पार्टनरशिप से 1 से 2 क्वेश्चन रेशियो हो गया। तो सारा प्रश्न देखिएगा, हम यहाँ तक आपको तीनों शिफ्ट का हम ऑल क्वेश्चन करवा दिए हैं। 1, 2 और 3 तीनों शिफ्ट का हम एक वीडियो में प्रोवाइड करने का प्रयास किए हैं। इसी तरीक़ा से आगे भी आपको वीडियो हर एक शिफ्ट का अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा। इस सेशन को देखने के लिए धन्यवाद।